हाँ भाई, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बताया हमने कि द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। कोई भी चीज मोशन में है, मूवमेंट में है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या कहलाएगा? अब मोशन ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, प्रोजेक्टाइल हो, सर्कुलर हो, लीनियर हो, कोई सा भी मोशन हो, उससे मतलब नहीं, बस मूवमेंट में ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए फिर क्या होता है? डिफाइन करो पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट में हो तो समझोगे एक बात, बचपन में पढ़ते थे कि पोटेंशियल एनर्जी बला बला बला, हम बताते क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। नो डेफिनेशन। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों कहे हम समझाएंगे। अब आप लोग जो बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है, ये बात बोलते हो, आया ना? पर ये अकेला नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो सिर्फ इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये किसी के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट। यस और नो? मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं बोलूं मेरा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो तुम किसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे? अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी चेक करोगे। कोई एक अकेला का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। इस बात को समझ में आया? तो इसको डिफाइन करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं। बाकी आप बचपन में अगर पढ़ते हैं तो इस बात को याद रख सकते हैं। थोड़ा सा सटीक सही है, पर 11th क्लास में नहीं चलेगा ये डेफिनेशन। द एनर्जी possessed by changing the orientation of any ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को बदलने से उसके पास जो एनर्जी आता है वो एनर्जी क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। कहीं कहीं तक ठीक है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लो इतना लंबा है, अब उस स्प्रिंग को मैं यहां से लंबा भी कर सकता हूं और यहां से, जब मैं इसको लंबा करूंगा तो मैं इसको कौन सा एनर्जी दे रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी। इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ कि वही ओरिएंटेशन है? अब मैं इसको यहां से खींचा और यहां पर आके रुक गया, यानी अब तो मोशन रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म। तो क्या एनर्जी कभी खत्म हो सकता है क्या? अगर आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण, बोर्ड कौन सा है तुम्हारा? सीबीएसई। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी। तो ये जो यहां से हम इस चीज को खींच के ऐसे लंबा किए हैं, दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है स्प्रिंग? तो ये जो लंबा हुआ है, तो यहां से यहां तक लाए तब तक ही मोशन था, तो यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी था। पर अब यहां पर जैसे ही रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी कहां गया? कहां गया काइनेटिक एनर्जी? कन्वर्ट हो गया। कौन से एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हमने उसका ओरिएंटेशन को क्या कर दिया? अब जैसे यहां से छोड़ोगे तो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी वो वापस से कहां चला जाएगा? अपने ओरिजिनल। या इसको मैं ऐसे दबा दूं तो मोशन में लाया, कौन सा एनर्जी दिया हूं? काइनेटिक। पर जैसी मैं छोड़ा, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, तो कौन सा एनर्जी पजेस करने लगा? पोटेंशियल। हाथ हटाए वापस से कहां आ गया? अपने। तो ये बात भी हम कह सकते हैं, पर पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं है। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप यही एक फॉलो कर सकते हैं कि बाय द ओरिएंटेशन जो एनर्जी पजेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ये बात ठीक है mgh। तो भाई अगर डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी समझाता हूँ, ठीक है? फिर काइनेटिक पढ़ेंगे। आज पोटेंशियल में ही टाइम निकल जाएगा, अगले क्लास में काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं डिफाइन कर सकते, पर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे बताते हैं। मान लो ये अर्थ है,
यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी इंटू एच, और एच क्या है, हाइट क्या है, सरफेस से हाइट क्या हो गया इसका, जीरो, क्योंकि सरफेस पर ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। चलिए ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया। अब मैं इस कलम को यहां से उठा करके ऊपर लेके जाऊं, ले जा सकता हूं। अब ये पेन यहां आ गया, आया ना, तो इसने कुछ ना कुछ सरफेस से क्या कवर किया है, हाइट, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास, और इसको ग्रेविटी नीचे क्या कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया, mg। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पर मैं क्या बोला हूं कि ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, अकेले तो ये एनर्जी भी किसी के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं इनिशियल बोलूं, और इसको, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और इनिशियल, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, यू नहीं है, यू भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, अभी पोटेंशियल एनर्जी बोलो। तो यही वो याद रख करते आए हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पर असलियत क्या था, माइनस में एक और चीज था, क्या था वो, ये अकेला नहीं होता है, रिलेटिव होता है, पर यहाँ पर रिलेटिव में हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो। तो आपने सीधे याद कर लिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पर असलियत ऐसा नहीं होता है, असलियत में mgh माइनस में जीरो आता है। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इनिशियली वो कहाँ था, सरफेस पर। अब हम लोग मानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तुम्हारी मर्जी, तुम इस पर खड़े हो जाओ और इसको अपना बेस लेवल बना दो और बोलो कि मेरे लिए ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कहने का मतलब है, एक बंदा अर्थ से मान लो एच हाइट पर गया, तो बोला कि मेरा एनर्जी जो है वहां जीरो था और अब मेरा एनर्जी हो गया mgh। दूसरा बोला कि नहीं, मैं अर्थ से नहीं, मैं इस डेस्क से तुम्हारे हाइट तक आऊंगा और मैंने भी h डिस्टेंस ट्रेवल किया है और मेरा डेस्क के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या मान रहा हूं, जीरो, तो मेरा भी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg। तो आप इसके ऊपर एक और डेस्क लगा दो, वो उसके ऊपर से मान ले, कोई कहीं से। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहां पर अपना बेस लेवल सेट करते। जैसे मैं अभी इस पर खड़ा हूं, मैं बोलूं कि मेरा बेस लेवल ये है, अब मैं यहां से उठूंगा तो मैं हाइट अर्थ से ना माप करके कहां से मापूंगा, इस डेस्क से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं अर्थ से लेना चाह रहा हूं, तो देखो अर्थ से तो ऑलरेडी मैं कुछ ना कुछ हाइट पर हूं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो डिपेंड करता है कि मैं किस जगह को अपना बेस मान रहा हूं, ठीक है। तो अर्थ के बेस में अगर हम ये बात करने गए तो हमको पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुआ, mgh के। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, ये कहां से आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आया है। और ये चेंज आपको दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हो चुका है क्या, एक भाई साहब, जीरो, इसलिए आपको ये चेंज दिखा नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम क्या डिफाइन करते हैं हमेशा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पर वो हमको दिखता पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। क्यों, क्योंकि इसका चेंज में एक पार्ट जो होता है इनिशियल, वो क्या हो जाता है, जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, चेंजेस देखने को मिले। बताइए यहां तक कोई परेशानी, बताओ क्या परेशानी है, किसी को किसी प्रकार का परेशानी है तो बताइए, नहीं है कोई दिक्कत। अब इसको एक और तरह से बोला जाता है, ये जो चेंज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा मोटा लिखा रहा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप लोग को ये बात पता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बताया हूं कि नहीं बताया, यो नहीं पढ़ाया हूं मैं कंजर्वेटिव, मैं पागल आदमी हूं, मैं तो ऐसे ही बोलते रहता हूं। कभी पढ़ाया थोड़ी हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, कभी पढ़ाए हैं जी कंजर्वेटिव फोर्स, कब पढ़ाए, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, कब पढ़ाए थे कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स कभी पढ़ाया हूं, अरे हाँ या ना, कभी नहीं पढ़ाया हूं।
कंजर्वेटिव फोर्स कभी पढ़ाया कहाँ हूँ मैं? पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे जरा देखो तो, इससे जो पिछला क्लास हुआ था पलट के पन्ना। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे जरा हेडिंग देखिएगा। नहीं है, नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? तो नोट्स है ना? नहीं है तो रफ में तो लिखा होगा ना क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए हैं? कब पढ़ाए हैं? पिछले क्लास में। पिछले क्लास का पढ़ाई आज भूल गए? शाबाश। अब तुमको करना है आईआईटी और एनआईटी लेवल का तैयारी। वाह, मैं नहीं पढ़ाया हूँ कंजर्वेटिव फोर्स। कंडीशन नहीं सिखाए थे कि डी वाई का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स का डी जेड के रिस्पेक्ट में सारा बराबर होगा तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ? नहीं पढ़ाया हूँ? क्या बात, शाबाश, दिल खुश हो गया मेरा। अभी याद पड़ गया? तो ये बताओ कि कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होता है? तो पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। इसे फालतू में आ करके गर्मी में बैठ करके टाइम पास मत करो, वरना सबसे बढ़िया है सब्सक्रिप्शन लो, आराम से सुतल रहो, कान में हेडफोन डालो और पढ़ लो, कोई टीचर से भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्या मेहनत करना है? पिछला क्लास का बात याद नहीं है, एक होता है कि सर याद नहीं है, ये तो सीधे बोलता है पढ़ाए ही नहीं है ना। कहाँ पढ़ाए हैं? आप तो गलत बोल रहे हैं सर। चलो तब बताओ, याद आ गया तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वाओ, क्या बात है। देखो देखो नोट्स वगैरह देखो जल्दी, मैं नहीं बताऊंगा अब। तुम तो थी पिछले क्लास में। देखो पढ़ाई आसान करने का एक तरीका बताएं, बोलो सुनना चाहोगे? हाँ, छुट्टी के बाद जिसका जिसका घर और कॉलेज नज़दीक है वो अगले दिन अपने कॉलेज विजिट कीजिए। सबसे पहले वहाँ एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आपका ब्रांच चेंज हो सकता है, स्ट्रीम चेंज हो सकता है, ठीक है? तो साइंस को चेंज करके आर्ट्स ले लीजिए, बहुत आसान पड़ेगा, बहुत आसान। कुछ नहीं, क्लास व्लास कुछ नहीं करना, सुतल रहना, गाइड खरीदना और जाके एग्जाम में पूरा लिख लेना, ठीक है ना? बताओ, कितना अफसोस का बात है। बताओ हम वापस से यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाएं, पिछला क्लास वापस से सिखाएंगे यहाँ पर? अब याद नहीं है, बताइए। इससे पता है मेरा नुकसान नहीं होगा, हम यहाँ पे आम लीची केला बक के चले जाएंगे, तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। हम यहाँ पर क्यों आते हैं पढ़ाने? क्या लाते हैं पढ़ाने बताओ तो? बेसिक नीड इज व्हाट इज द बेसिक नीड? मैं क्यों पढ़ाने आ रहा हूँ? बोलो, डरो नहीं। अरे पैसा के लिए आते हैं, यस और नो? पैसा मिलता है तभी ना आते हैं, बिना पैसा के कोई आएगा? किसी के पास उतना फालतू टाइम है? मैं तो पैसा कमा के चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा न्यूटन का तीनों लॉ गलत है तो मान लोगे कि हाँ टीचर सही बोल रहा है। जब तक तुम खुद रिसर्च नहीं करोगे, जब तक तुम बुक खोल के नहीं देखोगे कि हम आज क्या पढ़े हैं, टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। हम न्यूटन का सेकंड लॉ तुमको बता दिए, F बराबर ma, 9th क्लास में भी टीचर बताया होगा, आया ना? ये सही है, ये बात कैसे तुमको पता चला? क्या मैं गलती नहीं बोल सकता हूँ? क्या मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ? जरूरी है कि हम टीचर है तो हमको सब आता ही है? तो जब तक खुद का रिसर्च, अब मैं यहाँ पर ये बात, ये टॉपिक जो लिखा हूँ, ये अब मैं यहाँ पर सीधा लिख दूं कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, और मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलो पिछले क्लास में पढ़ा दिए, तुम बोलोगे हाँ सर पढ़ा दिए, ठीक है। कितना % तुमको समझ में आएगा बोलो? मोटिवेशनल लेक्चर हम देते नहीं है, पर तुम लोग ऐसा कामे कर दिया है, तुम लोग को याद ही नहीं है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है, तो अब हम इस बात को कैसे बताएं आगे?
तुम तो बस पढ़े जिंदगी भर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, अर्थ पर है तो 0, अर्थ से जितना हाइट ऊपर उठेगा हाइट रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। वर्क के बारे में भी 9th क्लास में पढ़े होगे, वर्क डन क्या पढ़े थे, F इंटू एस, पर यहाँ वर्क डन उतना ही पढ़े हो, कुछ और भी पढ़े हो या बहुत ज्यादा पढ़े हो? 11th क्लास में उतना ही वर्क पढ़े या बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला? अब मैं उतना सारा जो पढ़ाया आम लीची केला अमरूद वो सही ही पढ़ाया, इस बात का गारंटी कौन लेगा? हम लेंगे कि तुम लोगे? कहाँ से पता चलेगा तुमको कि हम सही पढ़ा रहे हैं? कैसे पता चलता है, कैसे जज करता है इंसान कि हाँ टीचर अच्छा है या टीचर ढंग से पढ़ा रहा है या टीचर सही पढ़ा रहा है? मतलब जब रिसर्च करोगे, जब किताब खोलोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे कि हाँ पूरा बात नहीं तो कम से कम टीचर जो बात में लास्ट में जो प्रूफ करता है वही बुक में प्रूफ है कि नहीं है, आम लीची केला बीच में क्या प्रूफ किया कि नहीं। इससे पढ़ने से कोई फायदा है? कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में? हाँ चैप्टर नहीं याद है? 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी पिछला चैप्टर का कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो भी तुम लोग को नहीं याद होगा, जहां तक मुझे याद है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओगे क्या होता है? तुम इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? ऑनलाइन? तो क्या क्या पढ़ी ऑनलाइन में? ऑनलाइन में बैकलॉग लग गया। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट भी है, क्या परेशानी आता है? ऑफलाइन क्यों लोग प्रेफर करता है, क्यों ऑनलाइन छोड़ के आता है? तुम लोग को हलवा पूड़ी मिल रहा है तो खाने का लूड़ नहीं है, इसको मिला नहीं तो ये खाने के लिए आई है। बैठो। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में वही बच्चा पढ़ सकता है जो डेडिकेटेड है, और हम भी इस दौर से गुजरे हैं और तुम गुजर रहे हो। इस दौर में डेडिकेशन पैदा नहीं होता है, कितना जोश पैदा हो जाएगा रील देख के, वीडियो देख के, मोटिवेशनल फिल्म देख के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खुश हो गया, सारा मोटिवेशन खत्म। वही चीज है ना, कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन अभी के उम्र में नहीं आएगा। ये मत सोचो कि हम बेकार स्टूडेंट है, ये नहीं, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी पढ़ने का मन नहीं, अभी तुमको बोल दे छुट्टी, खुशी होगा कि दुख होगा? बोलो सही से बताओ, बोल जाओ नहीं पढ़ाएंगे छुट्टी होगी आज, मजा आ जाएगा? हाँ या नहीं? बोलो यस और नो। लेकिन दुख किसको होगा? दुख किसको होगा यहाँ पर? जो मुझे पेमेंट करने वाले हैं कि भाई क्लास किया नहीं, पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो सोचो तुम्हारे क्लास का पेमेंट कौन करता है? तुम्हारा गार्जियन कर रहा है, नहीं कर रहा है? जब तुम नहीं पढ़ोगे तो उनको दुख होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। हम बिल्कुल उस टाइप के टीचर नहीं है कि एकदम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते, बिल्कुल नहीं। रील देखो, खेलो, मजा करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब काम करो, बस 2 घंटा पढ़ लो। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, 3 घंटा, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, 1 घंटा मैथ पढ़ लो, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो, बस। बाकी 24 घंटा में 21 घंटा जो करना है करो, कोई कोई दिक्कत नहीं। और यही थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देना जब क्लास 12th में जाना। अब इतना भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, बताओ? हाँ चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आते हैं हम ही बताते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या है भाई। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अंदर मैंने 3 फोर्स आपको बताया था, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। पिछला वीडियो क्या नाम है तुम्हारा, पिछला जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर होगा, वहां से कवर कर लीजिएगा। तो ये सब के सब जो है कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्यों होते काय होते सब एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। अब इन तीनों की वजह से जो वर्क डन होगा वो कौन सा वर्क डन होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो? तो पोटेंशियल एनर्जी बोलता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और साइन कैसा आएगा? निगेटिव। यानी चेंज को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, यू फाइनल, यू मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC। बोलो यस और नो, हाँ या ना? हो सकता है हाँ?
अब मैं ये बात सही बोल रहा हूँ, ये बात का कैसे पुष्टि करोगे? ये जो मैं बोला ये कॉन्सेप्ट सही है, ये बात तुमको कैसे पता चलेगा? अब इसको साबित करना होगा ना, प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे का है। तो देखो फिर एक बार खुद जा करके रिसर्च करना कि टीचर जो पढ़ाया है चूना तो नहीं लगा दिया। चूना लगाया हो तो फिर आकर के सवाल उठाना आता है, सर आप गलत पढ़ाएं, क्यों गलत पढ़ाएं? चलो ध्यान देना। हुआ क्या है कि दिस इज योर सरफेस, ये जो है आपका अर्थ का सरफेस है। क्या है? अर्थ का सरफेस, ठीक है। और ये जो है, या ऐसे समझो, थोड़ा और आसान करते हैं, रुको थोड़ा सा और आसान। इसका मास मान लीजिए m है और इसका मास भी मान लीजिए m, ठीक है। और ये m यहां से यहां गया और इसने हाइट ट्रेवल किया, कितना कितना हाइट ट्रेवल किया? अब ये ऑलरेडी मान लीजिए अर्थ से कुछ हाइट पर है। कैसे बताऊं? हाँ ऐसे कैसे, ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है। ये सरफेस से ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर है, और कितना ऊपर है तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका यहाँ से, चल भाई, ये यहाँ से मान लीजिए HI है और ये यहाँ से मान लीजिए HF है, और ये हाइट थोड़ा सा। तो ये जो, ठीक, सरफेस से ये पहला इनिशियल हाइट पर रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद इसको उठा करके हम कहाँ ले गए? फाइनल हाइट पर लेकर के चले। यहाँ तक तो बात ठीक है सर। अब एक बात बताओ, यहां पर जब ये है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m, इस पे g लग रहा होगा, इनटू हाइट क्या है? HI। बोलो यस और नो। अब जब ये यहां से यहां गया है तो इसका एनर्जी कितना है? ये वाले पर m g h इंटू, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? अरे भाई अब तो बहुत बढ़िया चीज है। अब जरा बताओ, ये जब यहाँ नीचे इसको कौन बुला रहा होगा? यहाँ भी पहुंचा होगा तो नीचे कौन बुला रहा होगा? यानी फोर्स किधर लग रहा है और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना? 180 डिग्री, यस और नो। और इस पर जो फोर्स लग रहा है क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है या कोई और फोर्स है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब हमने आपको यहां बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन के बराबर होगा। तो आइए जरा चेक करते हैं, चेंज कितने का होगा भाई? डेल्टा यू, इसी को बोलोगे ना चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा वो बाद में बात करते हैं। चलिए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा मैं? UF माइनस में U इंटू आई। UF कितना है? mgHF माइनस mgHI। कोई दिक्कत? अच्छा भैया, क्या मैं यहां से mg को बोलूं कॉमन हो जाओ तो अंदर क्या बचेगा? HF माइनस में HI, यस और नो, कोई दिक्कत? अब जरा गौर से सोचो, जब ये मास यहां से यहां गया है तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? एंगल कितना बना?
तो यहां पर अगर मैं आपसे वर्क डन पूछूं, और वर्क डन कौन सा वर्क डन कहलाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ये एच आई से एच एफ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एच आई है ये एच एफ है, तो क्या मैं इसको एच एफ माइनस एच आई बोल सकता हूँ, इतना ही डिस्प्लेस किया है ना ऑब्जेक्ट, ये एच आई ये एच एफ, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, और फोर्स किसके बराबर है, तो जो ये वर्क डन इसको मैं लिखूंगा एफ एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा की जगह पर कितना, बोलो 100। अच्छा फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, और कॉस 180 कितना के बराबर होता है, माइनस, तो या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एम जी इंटू एच एफ माइनस, और ये क्या है वर्क डन बाई, क्या यही चीज यहां पर है क्या, डेल्टा यू भी यही बोल रहा है एम जी एच एफ माइनस एच आई, बस यहां पर एक माइनस आ गया। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा यू है वो बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय, माइनस अलग कर दे, ये पूरा किसके बराबर है कंजर्वेटिव, और माइनस का मैंने माइनस लगा। तो क्या ये बात साबित किया मैं, जो मैं यहां बोला था, यहां मैं क्या बोला था, देख चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर मैंने क्या किया कि एक मास जो कि अर्थ से एच आई हाइट पर है या H1 हाइट पर है, उसको हम यहां से यहां लेकर के गए H2 के हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले कंडीशन में क्या होगा mghi, दूसरे कंडीशन में mghf। तो चेंज कितने का हुआ mghf माइनस mghi, mg कॉमन लिए hf माइनस hi। अब वर्क डन की बात करें तो फोर्स नीचे लग रहा है, और कौन सा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन भी कैसा होगा कंजर्वेटिव। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा, एफ नीचे लग रहा है और एस ऊपर हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा 180, कॉस 180 का वैल्यू माइनस का 1। जब इसको हमने साबित किया तो ये किसके बराबर आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन। बताइए क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया, तो इसको लिखिए एक बार क्योंकि इसको भूल जाइएगा आप लोग जल्दी से। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, बोलो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सब चौपट करके बैठे हुए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर, वर्क डन के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनर्जी का चेंज किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में, इसीलिए बोला जाता है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है, एनर्जी का एक रूप है। और ऐसे नहीं समझ में आता, सोचो अगर फॉर एग्जांपल हमने हाथ को रब किया तो हाथ गर्म होता है कि ठंडा हो जाता है, तो ये जो हमने क्या कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना, और वर्क से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट एनर्जी, यानी मेरा वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। यही बात तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट किस में हो रहा है, हीट एनर्जी में। सारा बात समझ में आ रहा है ना, जल्दी से इस बात को लिखिए।
कौन से बैच का सब्सक्रिप्शन ली थी? कौन से? पीडब्ल्यू का? बैठ के बोल सकते हैं, ठीक है, खड़ा होने का जरूरत नहीं। ज्यादा इज्जत हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? उतना ही इज्जत रखो जितना ठीक है। आ जाकर के विधायक जी चोरी करते हैं, जनता का पैसा लूटते हैं, है कि नहीं? तो लोग तो अभी 18 का नहीं हुआ होगा, तब अंडर 18 हो, बच्चे मन के झूठे। नेक्स्ट साल में 18 का हो जाएगा। तुम लोग का तो यूट्यूब पर भी वीडियो में रिस्ट्रिक्शन आता होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड वीडियो चलाया है कि नहीं? हाँ, दूसरा आईडी चलाता है जियो। कोई मार काट या आर रेटेड सीन वगैरह यूट्यूब पे होता है ना, उसको प्ले करोगे तो 18 साल से कम होगा तो वो नहीं चलेगा, एज रिस्ट्रिक्शन हो जाता है उस पर। आप सोच रहे होगे कि उसको कैसे पता कि हम 18 साल के हैं? जीमेल जब फॉर्म करते हैं तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ पूछता है, इससे वो अंदाज लगा लेते। हो गया, लिख लिए? आगे चलते हैं, यहां तक बात क्लियर है? तो फाइनल कंक्लूजन इज व्हाट, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। आया ना? अब हम आप लोग को बताए हैं कि ये बड़ा चेंज है, फाइनल से इनिशियल। छोटा चेंज को क्या बोलेंगे? ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीयू में। ये बात याद है ना? बड़ा सा चेंज अगर छोटे से चेंज का बात करेंगे तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में, डिफरेंशिएशन घुसेगा। और डी यू इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा? छोटा ही होगा। तो इसको मैं बोल दूं माइनस डी डब्ल्यू। बोलो यस और नो? कोई परेशानी? अब मैं इस डी यू को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे इधर भी क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। बोलो यस और नो? अब लिमिट बताओ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का लिमिट क्या होगा? इनिशियल से लेके कहां तक? फाइनल तक। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप लोग को पता है वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता था? वर्क डन को मैं लिख सकता था एफ डॉट डी एक्स, या ऐसे समझो, ऐसे समझो, थोड़ा और अच्छे समझाते हैं, एफ इंटू एक्स, एक्स या एस, एफ एस या एफ एक्स। लेकिन वर्क डन अगर छोटा हो जाए, डी डब्ल्यू हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? ये वर्क डन एक बड़ा है, ये छोटा वर्क डन मैं ले रहा हूं, छोटा सा। जैसे मैं यहां से यहां गया, मैंने वर्क डन किया डब्ल्यू। अब मैं यहां से इतना गया तो मेरा वर्क डन कितना हो गया? और तो उतना ही लगेगा। मैंने यहां से यहां जाने में वर्क डन किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा एक्स, ये पूरा। तो यहां से यहां क्या होगा? डी। डी का मतलब छोटा सा पार्ट, डी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब बंटवारा, बंटवारा मतलब थोड़ा थोड़ा सबको जाएगा। यस और नो? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, यू इनिशियल से यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? और इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, इस फॉर्मूले से आता है क्या? न्यूमेरिकल। तुमको इंटीग्रेशन आता है? ये सॉल्व करना आता है? ये पंखा का हुक नहीं आता है? कोई बात नहीं, जितना बताएंगे उतना पकड़ना, बाकी वीडियो देखना। वीडियो तो नहीं होगा ना इंटीग्रेशन का, उधर पड़े थे, कोई बात नहीं। कभी खाली समय में बैकअप क्लास मैं करा के क्लियर कर दूंगा। जिसका जिसका ही बैकअप है, 3-4 लोग का बैकअप एक बार हो जाएगा तो एक ही साथ ले लूंगा, ठीक है ना? बात समझ में आई? कहां से आया? कुछ नया काम नहीं है, वही वर्क को एफ डी एक्स लिख दिया हूं मैं, ठीक है? चलिए इस फॉर्मूले को लिख लीजिए कहीं पर जल्दी से, इस पे एक न्यूमेरिकल 1-2 कराएंगे अभी, खाली फॉर्मूला लिख लो।
वो देगा क्वेश्चन में आपको कि डिस्प्लेसमेंट आपका 1 से 2 तक हुआ है, तो यहाँ पे 1 डालिएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर x1 x2 बोल देता हूँ, आ जाओ x1 और यहाँ पर x2, ये x आपको देगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर से 2 मीटर पर जा रहा है, उस बीच में बताइए क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। लिख लिए? क्वेश्चन लिखिएगा। ए फोर्स, ए कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे लिखो, ए कंजर्वेटिव फोर्स Fc is equal to 2x and potential energy at x is equal to 1 meter is 10 joule. Then find potential energy at x is equal to 2। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बहुत हलवा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है वो? कंजर्वेटिव फोर्स है, जो किसके बराबर है? 2x के बराबर है। अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी 1 मीटर पर 10 जूल है तो 2 मीटर पर कितना होगा अगर इतना ही फोर्स उस पर अप्लाई किया जाए? तो कोई बात नहीं है, आप लोग से नहीं बनेगा, मैं जानता हूं। एक क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा सारे लोग। फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू इनिशियल यू फाइनल डी यू बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x2 x1 f डॉट डी। बोलो, ये बात बताए हैं कि नहीं बताए? क्लियर है? अब भाई देखिए, जिसको नहीं पता है वो जानिए कि जब भी ये इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं और ये जो डी है इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है। या अगर आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन के अंदर दिख जाए dx, तो ये सॉल्व करके क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन में मिल जाए आपको dy, तो ये सॉल्व करके क्या निकलेगा? अगर इंटीग्रेशन में मिल जाए dw, तो ये सॉल्व करके क्या मिलेगा? और इसी तरह इंटीग्रेशन में मिल जाए du, तो सॉल्व करके क्या आएगा? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या है, तो ये सॉल्व करके क्या आया, और इसका लिमिट है, हम इधर शिफ्ट कर देते हैं u फाइनल और u इनिशियल। क्लियर? इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f कितना दे रखा है आपको? 2x और यहाँ पर dx। बोलो कोई दिक्कत? एक बार अपर लिमिट, फिर एक बार जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो पहले अपर लिमिट डालते हैं और फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है आपका? uf और लोअर लिमिट क्या है? ui इज इक्वल टू, ये -2 कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है? x, तो x के अलावा जो भी चीज होगा वो सब क्या होगा? कांस्टेंट, और उसको बाहर ले लेंगे तो -2 बाहर आ गया। अब x के ऊपर कितना पावर है? अगर इंटीग्रेशन में x का पावर n होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x का पावर n + 1 अपॉन, तो यहां पर x का पावर कितना है? तो x का पावर 1 + 1 क्या मिलेगा? x², और नीचे n + 1 क्या मिलेगा? 2। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत? अब लिमिट कहां से कहां तक है? x बराबर 1 मीटर से x बराबर, तो यहां पर लिमिट क्या आएगा? 1, और यहां पर क्या जाएगा? जिस तरह से इसका लिमिट इधर शिफ्ट हुआ उसी तरह से इसका लिमिट भी इधर शिफ्ट होगा। बोलो यस और नो? 2 से 2 कट गया, हाँ या ना? इनिशियल कंडीशन में आपको कितना पोटेंशियल एनर्जी दिया है? इनिशियल कंडीशन में 10 जूल दिया है, और फाइनल आपसे पूछ रहा है, तो आप इनिशियल की जगह पर डाल सकते हैं। समझिए, एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं। u फाइनल माइनस कितना? 10, क्योंकि u इनिशियल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10 जूल। x² बच गया, और यहां पर क्या आ गया? माइनस, और यहां पर 2 और यहां पर 1।
तो यू एफ -10 बराबर, माइनस तो है ही, एक बार क्या रखेंगे पहले अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, तो जैसे यहां पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, -1 का स्क्वायर 1। कोई दिक्कत है क्या, तो यू एफ -10 इज इक्वल टू माइनस, और यहां पर क्या आ गया 3, तो यू एफ इज इक्वल टू -3 प्लस का 10, तो आपका यू एफ कितना आया 7 का जूल। क्या यही क्वेश्चन पूछा था, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत आपको, देखो इंतजार करो अगला क्वेश्चन देंगे। हाँ इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्म होता है, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो, यहाँ x होगा तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको dx ही चाहिए, यहाँ पर t होता तो यहाँ पर क्या चाहिए dt ही चाहिए। अकेला अगर सिर्फ dx होता तो ये सॉल्व करके क्या निकलता x, जैसे यहाँ अकेला du था तो सॉल्व करके क्या आया, पर ये अकेला नहीं, इसके साथ x का फंक्शन है, तो हम इसके साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वजह से dx जैसा है वैसा ही रहे। इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा थोड़ा, मैं तो कहूंगा कि यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा वीडियो है, थोड़ा उसको देखो, एक आध घंटा निकाल के बेसिक इंटीग्रेशन आ जाएगा समझ में। बताइए हो गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा एक फोर्स, थोड़ा हार्ड कर देते हैं क्वेश्चन को कि हल्का कर दे, बोलो बोलो जल्दी, हल्का कर दे बदतमीज लोग। लो आया कुछ बात समझ में, क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, जैसे पिछले कंडीशन में फोर्स दिए थे वैसे ही फोर्स है, पर यहां पर फोर्स कौन से फॉर्म में आ चुका है, वेक्टर, तुमको वेक्टर भी नहीं आता होगा, कौन से फॉर्म में आ चुका है, वेक्टर के फॉर्म में आ चुका है। अब वेक्टर के फॉर्म में जैसे ही आएगा तो आपको पता है ये आई कैप किस एक्सिस का बात करता है, एक्स, और ये जे, तो आपको dx भी करना होगा और dy भी करना होगा, यानी x का भी लिमिट चाहिए, और तो देखो ये x का लिमिट होगा x1 और ये x2, ये y1 और ये, तो x1 y1 का पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है, यानी इनिशियल आपको पता है, और पता क्या करना है फाइनल पता है। पिछले केस में भी वही करना था पर सिर्फ x था, 2x फोर्स था तो dx की है, यहाँ पर फोर्स में x भी है और फोर्स में y भी है, तो इंटीग्रेशन dx का भी होगा और इंटीग्रेशन dy का भी होगा, और लिमिट उसी हिसाब से पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए, मैं एक दो स्टेप समझा देता हूं उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। बात वही है, इंटीग्रेशन ऑफ u फाइनल u इनिशियल du इज इक्वल टू माइनस ऑफ f इंटू dx, अब नहीं करेंगे, अच्छा चलो फॉर्मूला पर लिख देते हैं, f इंटू dx
ये x2 और ये आपका फॉर्मूला है। पर यहाँ पर जो फोर्स दिया है वो 3i कैप है और प्लस में 4j कैप है। अब i का पता है कि ये x डायरेक्शन में होगा और ये j कौन से डायरेक्शन में होगा, तो यानी अब जो फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा du u इनिशियल u फाइनल, और अब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा माइनस ऑफ, ब्रैकेट ले लेता हूं माइनस दोनों के लिए, इंटीग्रेशन किसका भाई, पहले 3i का किसके रिस्पेक्ट में dx प्लस फिर किसका 4j का किसके रिस्पेक्ट में dy, x का लिमिट कहां से कहां तक है, x1 से 0 से लेके 2, पहले 0 था अब कितना हो गया, तो इसका लिमिट 0 से 2, और दूसरे y का लिमिट कहां से कहां तक 1 से 3 तक, 1 से लेके 3 तक। तो सॉल्व कर लोगे, बोलो, बेसिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेना है बस। तो पढ़ो ना, अपना पढ़ाई कर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर ध्यान मत दो। वाह, डिस्टर्ब हो रहा है तुमको, क्या बात, तो इधर बैठ जाओ आके। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे तब ना बताएंगे कितना। तुम्हारा क्या नाम है, फिर से भूल गए, तुम कहाँ रहती हो, कभी दिखती हो कभी नहीं दिखती हो, आंखें में प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे, अरे यार, इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, पता नहीं, पता क्या, इचिंग हो रहा था, खुजली हो रहा था, लाल वाल हो गया था, क्या नहीं हो सकता है गधे, इस चीज को मैं जमीन पर रख दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, एनर्जी 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब होता है, आंसर जीरो आया। वेरी गुड, सही जा रही हो तुम, नहीं गलत जा रही हो तुम, तुम्हारा देखें, x²/2 तुम्हारा भी आ गया, देखो देखो इधर सब लोग, uf माइनस ui होगा, उधर कोई दिक्कत, यहाँ -3 कांस्टेंट है कि नहीं है, 3 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, du का u तो dx का x, तो 3, और यहाँ पर क्या बच गया x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, कोई दिक्कत, प्लस, उसी तरह से यहाँ से 4 बाहर और इंटीग्रेशन होकर के क्या आ जाएगा अंदर y, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से, कोई दिक्कत है क्या, u फाइनल -10, इनिशियल एनर्जी कितना दिया है 10, माइनस, इसको सॉल्व करो, पहले 2 रखो,
फिर -0, 3 2 जा, पहले ये 2 आएगा यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 -0 क्या होगा 2, और 2 3 जा प्लस यहाँ पर 3 आएगा, बोला आया ना, और फिर -1, 3 में से एक गया, और 4 2 जा, तो UF -10 बराबर ये क्या हो गया माइनस का 14, तो UF बराबर क्या हो गया -14 प्लस 10, तो UF क्या हो गया माइनस का, दिस इज योर आंसर। क्या लोअर लिमिट नीचे होता है ना, असलियत में होता क्या है यहाँ पे dx i कह पाता है, और i i मिलके कितना हो जाएगा, दिखाने का कोई जरूरत है, 1 दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। i को क्या कर दिया i²/2, बताओ क्वेश्चन समझ में आया, पहला सिर्फ x दिए थे, दूसरे बार में हमने आपको x के साथ साथ क्या दे दिया y। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, रुको, मजा आएगा मजा आएगा मजा। अब ये सबसे बनना चाहिए, ये नहीं बना तो फिर बहुत दुख की बात है। उम्मीद करें बन जाना चाहिए, पहले 1 दिए, फिर 2 दिए, अब कितना दिए हैं 3, है ना, बोलो क्या हुआ, देखें डंटा, चोट लगता है इससे, हाथ निकालो, हम तुमको दौड़ा के नहीं मार सकते हैं। हाँ जी तकाइए, हाँ क्या बोल, आप लोग के लिए बोतल वहाँ है सर, ये बोतल से हम डांट सुनते हैं सर। क्यों, सर जी मना किया है बोतल से पानी पी, हमको नहीं मना किया है, लेकिन सर आपके मतलब हम डांट सुनते हैं सर। जाके पूछ लेना। सॉल्व कीजिए, जब तक देख लिया जाए कौन कौन मैसेज किया है मेरे को।
हाउ अप्रोच ये स्टेप कौन कौन किया है? बाकी घर पे कर लेना। ओके, हो जाएगा ना। इसके बाद ये इसका एक अगला स्टेप बता दें। यहाँ से फिर वही आएगा यू एफ माइनस यू आई। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, तुम बताओ। दृष्टि, दृष्टि क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? दृष्टि। दृष्टि भी किसी का नाम था ना? नहीं, कोई बात। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? एक्स। हम क्या बताए थे, जब x का पावर n हो तो उसको सॉल्व करते हैं x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यही बात बताए थे ना। यहाँ पर x का पावर कितना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब बाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से प्लस इसका पावर में कितना है? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 3 तक। इसको करेंगे तो क्या आएगा? जेड क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। बोलो ये सर नो। अब एक बार अपर रखना, एक बार लोअर, सॉल्व कर लेना। यहाँ पर इनिशियल कितना है? 10। इसको उधर भेज के फाइनल निकल जाएगा। क्लियर? ओके। अब आपको एक जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए सॉल्व कर लेना यार आंसर। कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, सॉल्व कर लेना।
चलिए भाई, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। ये चेन है, एक बार चेन सरफेस पर है, एक बार इस चेन को ऐसे खड़ा कर दिए हैं, और एक बार ये चेन सरफेस से ऊपर है। तो हर कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्या तीनों बराबर होगा, या एक बड़ा छोटा होगा, क्या होगा? ये ऑर्डर आपको बताइए। फार्मूला आप लोग को पता है, व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज mgh. m is the mass of this chain, g is the gravitational pull towards the earth, और h is the height between the surface. ये सरफेस है, बोलो। कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसका, फिर दूसरे का, फिर पहले का हमारा सी, वो, फिर ये, फिर बी, और किसी का? ए, दो ऑप्शन और है, ए और बी, वो भी बोल दो। ए और बी के साथ कोई नहीं है? हाँ, तुम्हारा बी है। तीनों चेन का मास सेम है, तो लेंथ भी सेम है। मास सेम है तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, गधे। हाँ, हाँ, तो यही तो सीखना है ना। तो बच्चा में बस यही पढ़ते थे कि अर्थ के संपर्क में कोई है तो उसका जीरो। अब संपर्क में मैं ऐसे सो जाऊं तो भी संपर्क में हूं, ऐसे खड़ा हूं तो भी संपर्क में हूं, यस और नो? तो ये सोया हुआ केस है और ये खड़ा हुआ केस है, तो ये दोनों आप लोग के नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सेम। पर ये तो अलग होगा, आया ना? तो मुझे बस इतना बता दो, इन दोनों से ये ज्यादा होगा या इन दोनों से ये कम होगा? बस इतना जान। हाँ, ज्यादा होगा, यानी भाई एक नंबर तो सबसे पहले आएगा। और सबसे पहले एक नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है? बी में, और तो डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, और ए तो एलिमिनेशन होगा ही हो। अब बी और सी में अब चुनाव कीजिए, 50-50, 50-50 है। तो देखिएगा भाई क्या है यहां पर। अगर हम लोग चेक करने चले पोटेंशियल एनर्जी, तो m क्रॉस g क्रॉस जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? क्यों जीरो? क्योंकि देखो यहां पर अगर इस चेन पर इस मास के पास नजर डालें, पूरा लंबा मास है, एक जगह नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कैसा मास बोलेंगे? यानी अगर मैं सिक्कर को इधर से पकड़ के उठाऊं तो सिर्फ यही पार्ट उठेगा, बाकी पार्ट तो नीचे रहेगा, आया ना? कहीं और से पकड़ के उठाऊं तो सिर्फ वो ऊपर आएगा। ऐसा तो नहीं किसी एक चीज को उठा रहे पूरा उड़ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो अगर इस मास पर नजर डालें तो ये कितने अट्रैक्शन से खिंचा रहा होगा? जी से। ये भी, ये भी, ये भी, इसका अर्थ से भी डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस इसका अर्थ से, वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, वही, यानी पूरे का डिस्टेंस अर्थ से क्या है? सेम है। बोलो यस और नो? तो इस कंडीशन में h क्या हो गया? जीरो, और ओवरऑल क्या हो गया? फर्स्ट केस देखिए, सब पर g तो लग ही रहा होगा हर जगह, बोलो यस और नो? और सबका हाइट भी कितना है? h। यहां भी देखे तो h, इसका भी देखे तो h, इसका भी देखे तो h, इसका भी देखे तो, यानी यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो mgh। तो जो हाइट होगा कुछ ना कुछ आएगा, जीरो से तो बड़ा आना है। दिस इज द न्यू केस। वो तुमको पता था, ये भी तुमको पता था, पर यहां पर जरा सोचो क्या है। यहां पर नजर डालें तो हाइट इतना है, यहां देखें तो हाइट इतना है, यहां देखो तो हाइट कुछ अलग है, यहां देखो तो हाइट कुछ अलग है, यहां देखो तो हाइट कुछ अलग है, यहां देखो तो हाइट कुछ अलग। बोलो ये सर नो? तो हम क्या करेंगे? mg इंटू दिस हाइट प्लस mg इंटू दिस हाइट प्लस mg इंटू दिस हाइट प्लस mg इंटू दिस हाइट, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो मेरा सदियां बीत जाएगा, सालों लग जाएगा हमको निकालने में। तो अगले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आने वाला है COM, सेंटर ऑफ मास। क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। तो जब भी ऐसा मामला फंसता है तो हम पूरे बॉडी का मास मान लेते हैं कि इसके कहां पर होगा? सेंटर पर। तो यहां से हाइट कितना मान लेंगे? h। ये पूरा हाइट कितना है? पूरा लेंथ मान लो कितना है? l है, या पूरा हाइट कितना है?
h है, तो ये हाइट कितना रह गया, h बाई, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg h बाई, यानी ये mgh, ये उसका आधा, और ये क्या हो गया, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। तो सरफेस से सटा हुआ जो है वो इसका ये पोर्शन सटा हुआ है ना, किस केस में, इधर, हाँ ये सब सरफेस से सटा हुआ है। ये कलम है, ये कलम रखा हुआ है, बता। अरे वो बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है भाई मेरे, सटा हुआ है, पूरा सटा हुआ दिख नहीं रहा, बनाने में थोड़ा इधर उधर हो। क्या पूरा शरीर ऊपर हाइट होता हाँ ऊपर होता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नहीं ये सटा हुआ है, ये तुम लोग कंफ्यूज मत हो यार, ये कहने का मतलब ये पूरा टच्ड है, अभी ठीक है, पूरा बराबर से टच। सेंटर ऑफ मास जो है अगले चैप्टर में आएगा, वहां पर हम सीखेंगे कि बहुत लंबा जैसा चीज है, तुम लोग ये लाइफ में यूज किए हो पर तुम लोग को पता नहीं है। सेंटर ऑफ मास फिल करवाएं, हाँ फिल करवाएं, एक उंगली पे कलम खड़ा करके दिखाओ, नहीं ऐसे करके, कलम को ऐसे करके, सारे लोग, सब लोग उंगली पर बैलेंस करके दिखाइए, बैलेंस करके रोके रहो, सारे लोग बैलेंस करके रुके रहो। हुआ, ये एक लंबा मास है, हाँ या ना, इस पूरे का मास जहां पर तुमने सोचा है वो कहां पर है, जहां पर तुम्हारा उंगली है, और ये उंगली ही तुम्हारा इस जितने मास को कवर कर रहा है, यही है सेंटर ऑफ मास। अब ये पूरा इक्वल है, अगर देखो पेन पूरा एक साइज का है या थोड़ा सा चेंजिंग है, आगे पतला है, आगे और इधर मोटा है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में नहीं होगा। यहां पर मैं सेंटर ऑफ मास कहां माना हूं, क्योंकि ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक समान है। सोच के देखो यस और नो, ये मोबाइल कैसा है, पूरा एक जैसा, इसको अगर मुझे बैलेंस करना है भाई, गिरना मत, तो इसको एकदम बीच में उंगली लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस, यस और नो। थोड़ा सा उंगली इधर करेंगे क्या बैलेंस होगा, इधर करेंगे बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि इसका बीच में इसलिए सेंटर ऑफ मास आ रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है। कैसा बॉडी है, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म है, तो इसके आप सेंटर पर उंगली रख के मर जाइएगा, ये कभी खड़ा नहीं होगा। देखिए सेंटर है ना, नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उंगली को इधर भारी वाले की तरफ शिफ्ट करूंगा और ये खड़ा हो जाएगा। क्या इसका आप सेंटर में है, सेंटर ऑफ मास होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर, ये इधर शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इधर का वजन क्या है, भारी है। तो ये सब केस समझिएगा आप अगले चैप्टर में। यहाँ पर सेंटर में इसलिए सेंटर ऑफ मास कंसर्न किए हैं क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो रिंग है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। फिल हुआ सेंटर ऑफ मास, तो यही होता है, हमेशा यही चीज होता है, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, छुट्टी उट्टी का टाइम हो गया क्या। देखो आज के क्लास में तो नहीं होगा, पर हम बता दें, जो हम आपको बेसिक चीज पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, उसका जो रियल इस्तेमाल करना था हमको, वो अब करना है। अगले केस में, केस क्या होगा समझिएगा, ये है, इसको मैं कैसे बनाऊं, मान लो ऐसे देख लो भाई, ये जो है राइट, क्या बात है, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये स्प्रिंग है भाई। अब देखो पिछले केस में मैंने स्प्रिंग को क्या किया था, सीधा सीधा ऊपर, अब देखो मेरा बदतमीजी, टेढ़ा। अब देखिए ये हाइट कुछ अलग होगा, ये हाइट कुछ अलग होगा, ये हाइट कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास भी आपको पता नहीं है। पता है क्या, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पता है, सीधा था तब ना बताए बीच में है, अब ये कैसा हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, तो अब तो सेंटर ऑफ मास पता नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं पता चलेगा, तो अब हम h/2 h/3 h/4 नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम आपको जब डिफरेंशिएशन का पहला क्लास पढ़ाए थे तो क्या बोले थे कि आपको ये यूज आएगा जहां पर एक लंबा सा वायर होगा और आपको उसको छोटे से पार्ट का एनालिसिस करना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे। तो क्या ये एक लंबा सा चेन है, तो पहले हम इसके ऐसे छोटा सा पार्ट, देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्ट पे ध्यान देंगे और इस छोटे से पार्ट का एंगल हम बनाएंगे
डी थीटा। क्या बनाएंगे? थीटा। डी थीटा। ये छोटा सा पार्ट, सिर्फ इस पे बात करेंगे। तो ये पूरे का मास अगर m है तो इस छोटे से पार्ट का मास क्या होगा? DM। ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा? क्या ये आपको अर्धवृत्त का चतुर्थांश नहीं लग रहा है? तो ये चीज क्या कहलाएगा? रेडियस। ये चीज क्या कहलाएगा? यस और नो? बात समझ में आ रहा है? अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इतने से पार्ट को निकाल के यहाँ रखेंगे। ये कितना है आपका? dm। ये क्या है? d थीटा। ये क्या है? r। dm इज द मास। ये जो इतना बड़ा जो आपको यहाँ से हम निकाल करके लाए हैं चेन उठा करके, ये इतने बड़े का मास कितना है? dm। अब आप लोग पढ़े होंगे अगर ये थीटा ये r तो ये लेंथ कितना होता है? पढ़े हो ना? ये r की लेंथ क्या लाता है ना? मैथ में पढ़े होगे। ये थीटा होता था, ये r होता था, इसको l बोलते थे, तो l बराबर क्या लिखते थे? r थीटा। या थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? l बाई r। याद है? तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस केस में, इसके लिए इसका जो लेंथ होगा ये छोटा सा लेंथ, क्या ये r d थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे छोटा छोटा सा काटेंगे, यहाँ पर काटें, इसका इतना एनालिसिस हुआ, फिर थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे, फिर ऐसी छोटा छोटा डीएम 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 काटते काटते और सारे डीएम को जोड़ देंगे तो हमको पूरा मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो छोटे से पार्ट का एनालिसिस करने के बाद इस पूरे का जब पता करना होगा तब क्या करेंगे? सोच करके बताओ। जब छोटा सा काम करना था तो कौन सा टर्म आया? डिफरेंशिएशन। और जब इस पूरे का चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। यानी जो डीएम का वैल्यू हम निकालेंगे उस पूरे को क्या कर देंगे? अब इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगा, लोअर लिमिट, और भाई लोअर लिमिट क्या होगा? ये 0 डिग्री पर, और ये कितना ट्रेवल करके गया है? 90 डिग्री। यानी नीचे लिमिट में आएगा 0, ऊपर जाएगा 90। हर चीज का एक मतलब है फिजिक्स में। तो इस दिन के लिए हम तैयार कर रहे थे जो पहला दिन क्लास कराई। बात समझ में आया? तो ये हमारा नेक्स्ट केस होगा, और ये आपका जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन भी है जो डायरेक्ट पूछा हुआ है 2013 में। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे पावर में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में, उसके बाद पावर में। अभी चलेगा चैप्टर एकदम आराम आराम से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, वाणी को विराम दे।